गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है? यस और नो? क्या हुआ? यस लास्ट क्लास में होमवर्क में क्या दिया था मैंने? कुछ होमवर्क बताया था क्या? बोलो, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क था तो बताओ, अदरवाइज कोई और तुम्हें डाउट पूछना तो वो बताओ। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? चलो फिर अपन अपना टॉपिक जो है स्ट्रेट लाइन वो शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में लास्ट में क्या डिस्कस किया था, एक बार बताना। हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर ली थी, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर ली थी, उसके बाद कुछ डिस्कस किया था क्या? क्या हो गया, बोलने का मूड नहीं है किसी का? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन के बाद कुछ और डिस्कस किया था, तो बताओ क्या हेडिंग था उस टॉपिक का? हमने पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन ये डिस्कस कर लिया था क्या? यस सर। यस ऐसा लग रहा है तुम लोग अपने नोट्स को देख के बता रहे हो, तुम्हें खुद तुम्हें भी नहीं याद है कि तुमने क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा। चलो इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल से पहले हम ट्राइंगल की स्पेशल लाइंस की बात करें। जैसे तुम लोगों को आइडिया है, एक बार बोर्ड पर समझ लो, उसके बाद में नोट करना है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, इसमें हम डिफरेंट लाइंस की जो बात करते हैं वो लाइंस हैं मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स या इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, altitudes and perpendicular bisectors of sides. ठीक है, तो ये फोर लाइंस हमने लिखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियंस। मीडियन क्या होता है कि कोई से भी एक वर्टेक्स से उसका जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी। ए बी का मिड पॉइंट हमने एम ले लिया, तो सी एम जो लाइन है ये इस ट्राइंगल की मीडियन है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ये तो नाम से भी क्लियर है। अब हमने कहा लेकिन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो अगर एंगल ए को हम टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दें, ये भी मान लिया a by 2 है और ये एंगल भी a by 2 है, then this line AD is called internal angle bisector of triangle ABC। और अगर हम एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे हैं तो इस वाले एंगल का जो बाइसेक्टर होगा दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यानी कि ये जो लाइन है ये जो लाइन होगी ये है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जो यहाँ पे एंगल ए बाई मतलब जो भी ये एंगल है पाई माइनस ए इसके एंगल को हाफ कर रही है। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, कोई भी बताओ एल्टीट्यूड क्या होता है? किसे बोलते हैं एल्टीट्यूड? Perpendicular from a side to a vertex. तो वर्टेक्स ए से हमने अगर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लिया ए पी,
तो AP इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड हो गया। एंड लास्ट वन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ये तो नाम से ही क्लियर है कि ट्राइंगल की कोई सी भी एक साइड को लिया, उस साइड के मिड पॉइंट क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है और उस साइड के परपेंडिकुलर, तो ये जो है दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। ठीक है, तो ये तो है लाइंस। अब इनसे कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं, तो तुम लोगों को जिनको भी आइडिया है वो लोग बताओ कि मीडियन, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, इन पॉइंट्स को बनाने के लिए हम रेस्पेक्टिवली कौन कौन सी लाइंस का यूज करेंगे। मीडियंस के लिए कौन सी लाइंस का यूज करते हैं, सॉरी मीडियंस नहीं, क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रॉइड के लिए हम कौन सी लाइंस का यूज करते हैं, सेंट्रॉइड इनका Medians. मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इन सेंटर, इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ऑर्थो सेंटर, तुम लोगों ने ये वाले पॉइंट्स पहले कभी डिस्कस नहीं किए क्या 10th लेवल तक? ओके, फिर अपन ऐसा करते हैं तो फिर बिल्कुल डिटेल में एक बार नोट कर लेते हैं जिससे कि आगे बाद में भी ध्यान रहे। ठीक है, तो हम अभी इन लाइंस का यूज करेंगे। मीडियन, अभी जो लाइंस हैं इनमें अपन को कुछ नोट नहीं करना है, तो अगर कुछ डिस्कस करना है तो पहले बता दो कि ये ऑल 4 लाइंस सभी को क्लियर है। चलो फिर अपन डायरेक्टली पॉइंट्स की बात करते हैं। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल। थोड़ा सा मैं क्योंकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए डिटेल में लिखवा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि हमने कहा फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज सेंट्रोइड। दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। जो ट्राइंगल की तीनों मीडियंस होगी, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C से पास करने वाली, वो तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं और जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होती है, जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम जनरली G से नोट करते हैं। ठीक है, तो A में लिखा है इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस B। अगर हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3। ये तुम लोग हैंड टू हैंड नोट करते जाना। वर्टिसेस की हेल्प से हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सी यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी क्या है, या मैं डायरेक्टली जी लिख देता हूँ। जी का मतलब सेंट्रोइड। फर्स्ट पॉइंट कि जो भी स्पेशल पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं वो बना कैसे, सेकंड पॉइंट उसे फाइंड कैसे करना है, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट उस पॉइंट की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी में लिखा है कि जी जो है वो जो सेंट्रोइड है वो ट्राइंगल एबीसी को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। इसका मीनिंग क्या कि जैसे ये कोई ट्राइंगल है,
और यहाँ पे कोई इसका सेंट्रॉइड आ रहा है। अच्छा, एक और चीज कि मैं चलो बताता हूँ उसको, पहले पहले पॉइंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंट्रॉइड को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करें, तो तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल GAB, ट्रायंगल GBC और ट्रायंगल GCA बन रहे हैं, ऑल दीज थ्री ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल एरिया। और ये जो एरिया है ये ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के एरिया का 1/3 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB equal to triangle GBC equal to triangle GAC equal to 1/3 of area of triangle ABC। ठीक है। और जो पॉइंट नंबर लास्ट में हमने लिखा है उसका मीनिंग ये है, कोई सा भी मीडियन ले लो। अभी हमने वर्टेक्स A वाला मीडियन लिया है AM, तो G जो है वो इस तरह से होगा कि वो AM को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। और सिंस यहाँ डिवीजन इंटरनल है, तो एक और पॉइंट यहाँ से फिक्स हो गया कि सेंट्रॉइड जो है वो ऑलवेज ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है। जी यहाँ पे AG:GM रेशियो जो है वो 2:1 है। सिंस डिवीजन इंटरनल है, तो पॉइंट G दैट इज सेंट्रॉइड ऑलवेज ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। ये हटा दो, नोट कर लिया सारा। Yes. Next point is in center. This is intersection point of internal angle bisectors. इन सेंटर को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और I के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम इस तरह से लिख सकते हैं।
तो एक बार बोर्ड पर देखना कि इन सेंटर क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो जैसे अपन ने इस डायग्राम में ये जो रेड कलर में लाइन बनाई है, ये एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ही एंगल बी और एंगल सी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से अपन ड्रॉ करेंगे, तो तीनों पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर को फाइंड करने का मेथड कि अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस से रखें x1y1, x2y2 और x3y3, तो स्टैंडर्ड क्या होता है कि वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड लेंथ है उसको हम स्मॉल ए बोलते हैं। सिंस अपन को ये दोनों वर्टिसेस पता है तो स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही वर्टेक्स बी के अपोजिट और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल बी और स्मॉल सी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए a इंटू x1, यानी कि हमने इन दोनों अपोजिट अपोजिट को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे ही सिमिलरली y कोऑर्डिनेट। पॉइंट नंबर सी बोल रहा है कि जो इंसेंटर है I, दिस डिवाइड्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD। डायग्राम में दिख गया कि ये AD जो लाइन है, इस लाइन को पॉइंट I जो है वो B प्लस C इस टू A के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो हमने अभी डिस्कस किया था वो रेशियो 2:1 का था, यहाँ पे रेशियो B प्लस C इस टू A का रेशियो है। और जो पॉइंट D है, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि ये इन सेंटर की प्रॉपर्टी नहीं है। पॉइंट D जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला पॉइंट है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इन दिस केस AD है, जो अपोजिट साइड BC को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट D डिवाइड्स BC सेगमेंट इन करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ रेशियोज। का मतलब BC सेगमेंट है तो B के साथ साइड लेंथ यहाँ पे क्या आ रही है, C। तो ये वाला रेशियो C:B का हो जाएगा, ये वाली साइड लेंथ B आ रही है। तो BD:DC इज इक्वल टू C:B, स्मॉल c:स्मॉल b। पॉइंट नंबर D इसमें लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा क्या कि जब हम एक ट्राइंगल का इंसेंटर बनाएंगे और उस इंसेंटर को सेंटर लेके जब हम एक सर्कल बनाएंगे, तो इस तरह का एक सर्कल बनता है। दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। और ये जो इन सर्कल है ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है, और इस इन सर्कल की जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड इन रेडियस। ठीक है, तो इन रेडियस को हमने स्मॉल r से डिनोट किया है। इन सर्कल तीनों साइड को टच कर रहा है, इस वजह से वर्टेक्स इन सेंटर I की जो है तीनों की तीनों साइड से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी। ये है इन सेंटर के अपन को इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं और इन सेंटर की प्रॉपर्टीज। कोई पॉइंट पूछना है किसी को? अब इसमें नेक्स्ट है एक्स सेंटर। इसी में तुम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। तो थर्ड है एक्स सेंटर। और एक्स सेंटर्स, तीन सेंटर्स होते हैं। एक्स सेंटर्स आर I1, I2 एंड I3। एक्स सेंटर्स I1, I2 एंड I3। एक्स सेंटर्स बनता कैसे है, इंटरनल intersection point of one internal and two external angle bisectors. Intersection point of one internal and two external angle bisectors. इन सेंटर अगर हमें मान लो I2 चाहिए, तो I2 में हम B जो है उसके प्लेस पे -B कर देंगे। AX1 यहां भी AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B माइनस C, और ऐसे ही
हम यहाँ भी कर लेंगे। तो I2 के लिए हमने B के प्लेस पे माइनस बी किया है, तो इसका मतलब अगर हमको I1 फाइंड करना होगा तो A के प्लेस पे माइनस ए, और I3 के लिए C के प्लेस पे माइनस सी। तो तीनों I1, I2, I3 एक्सेंटर्स को के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का मेथड कि हम करस्पॉन्डिंग जो भी साइड के अपन बात कर रहे हैं उनको माइनस साइन से रिप्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कि I1 डिवाइड्स, अब हम I1 की बात कर रहे हैं, I1 डिवाइड्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD इन B प्लस सी इज टू ए रेशो, और अब यहाँ पे वर्ड आ जाएगा एक्सटर्नली। I1 divides internal angle bisector AD in B plus C is to A ratio externally. Distance of I1 from each side is same and that distance is called X radius. देखना चारों पॉइंट समझ आ रहे हैं कि क्या लिखे हैं मैंने। थर्ड पॉइंट में हेडिंग है एक्सेंटर्स I1, I2, I3। ए में लिखा हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। बी में लिखा हुआ है I2 फाइंड करने के लिए हम ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट अगर हमें I1 चाहिए तो माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c, यानी कि अब I1 के केस में a की जगह माइनस a आ जाएगा और I3 के केस में c के प्लेस पे माइनस a आ जाएगा। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पॉइंट नंबर सी है कि I1 जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD को B प्लस सी इज टू ए, अभी तक रेशियो सेम है जो इन सेंटर का था, बट अब ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है। B प्लस सी इज टू ए के रेशियो में I1 AD सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो इस वजह से रेशियो को नेगेटिव यूज करना होगा। अगर हम I2 की बात करेंगे तो ये रेशियो जो है C प्लस ए इज टू माइनस बी का हो जाएगा मैथमेटिकली। लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम ईच साइड, अगेन अभी भी सेम ही आ रही है, बट दैट डिस्टेंस इन दिस केस इज कॉल्ड x रेडियस। और x रेडियस के लिए x सेंटर के लिए अगर अपन डायग्राम बनाए तो डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। देखो हमने अभी डायग्राम में जो एंगल्स मार्क किए हैं उनमें एक इंटरनल एंगल एंड टू एक्सटर्नल एंगल्स को मार्क किया है। इस इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये लाइन है, इस एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये लाइन है, और इस एक्सटर्नल एंगल का एंगल बाइसेक्टर मान लिया ये लाइन है। तो ये तीनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम अभी I1 बोलेंगे। I1 स्टैंडर्ड वर्टेक्स A का अगर इंटरनल लिया है तो जो पॉइंट बनेगा वो I1 हो जाएगा। वर्टेक्स B का जो इंटरनल लेंगे तो पॉइंट यहाँ पे कुछ बनेगा और यहाँ पे I2 आ जाएगा, और वर्टेक्स C के लिए पॉइंट यहाँ पे कुछ बनेगा, दैट विल बी I3। तो A के अपोजिट वाला I1, B के अपोजिट I2 और C के अपोजिट स्टैंडर्ड I3। तो ये I1 पॉइंट हो गया। तो ये तो हो गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कौन कौन सी लाइन का है। सेकंड चीज, ये अपन को पहले से पता है कि स्मॉल abc जो है वो अपोजिट साइड लेंथ है वर्टेक्स abc के, और x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे। अब सिंस ये पॉइंट अभी भी दी ही है जो हमने लास्ट वाले में डिस्कस किया था, तो AD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, बट पॉइंट I1 जो है वो AD सेगमेंट के बाहर लाई कर रहा है, तो पॉइंट I1 AD सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एंड लास्ट पॉइंट के लिए ऐसा डायग्राम बनता है।
कि ये ट्राइंगल एबीसी है और यहाँ पे जाके कहीं I1 है, तो जो सर्कल बनेगा वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड एक्स सर्कल। और इसकी जो रेडियस है उसको हम R1 से नोट करेंगे। दिस रेडियस इज कॉल्ड एक्स रेडियस 1। तो ये सारे पॉइंट्स इंटरनल एंगल इन सेंटर के टाइप के ही हैं, बस यहाँ पे जो डिवीजन है वो हमें एक्सटर्नल यूज करना है, तो अकॉर्डिंगली नेगेटिव साइन आ जाएगा और अकॉर्डिंगली सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अगर ये बोला जाए जो मैंने लास्ट वाले में लिखा था, तो सिंस अभी भी डी वाला पॉइंट तो सेम जगह ही है, डी जो है वो एडी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बन रहा है, तो अभी भी बीडी इज टू डीसी का जो रेशियो है वो सी इज टू बी का ही रहेगा, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये एक बार सारा नोट कर लो, कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो बताना। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है पॉइंट नंबर 4। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, जनरली हम सरकम सेंटर को ओ से नोट करते हैं, बट इतना स्टैंडर्ड नहीं है। क्वेश्चन खुद बता देगा कि सरकम सेंटर को कौन से पॉइंट से नोट किया है, बट अभी अपन ओ यूज कर रहे हैं। तो सरकम सेंटर बना कैसे? फर्स्ट पॉइंट, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ perpendicular bisectors of side। और बी जो है, मैं चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, बी वाला पॉइंट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो बी पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि जो सरकम सेंटर है उसकी तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है। हम ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, तो एबीसी वर्टिसेस हो गए, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो सरकम सेंटर इज इक्वली डिस्टेंट विद ऑल थ्री ट्राइंगल, ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। और ये बी इस सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी के साथ साथ सरकम सेंटर को फाइंड करने का मेथड भी है। हम अभी इसमें आगे, मतलब मैंने दो चीजें एक लाइन में कवर कर ली है, आगे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे खत्म। क्या कि अगर हमें किसी ट्राइंगल के सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोला जाए, तो और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम सरकम सेंटर को कुछ पॉइंट x, y मान लेंगे। ठीक है, अब x, y पॉइंट की वर्टेक्स a से डिस्टेंस इक्वल टू वर्टेक्स b से डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 1 OA इक्वल टू OB करेंगे, ऐसे ही OB इक्वल टू OC करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स x एंड y सॉल्व करके x और y मिल जाएगा। तो पॉइंट B यहाँ पे सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी भी है और सरकम सेंटर को फाइंड करने का मेथड भी है, और इसको हम डायग्राम में इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमने बोल रखा है कि वर्टेक्स ए बी और सी तीनों की ओ से डिस्टेंस इक्वल है, तो अगर हम इस डिस्टेंस को रेडियस लेके और इस पॉइंट ओ को सेंटर लेके एक सर्कल बनाएंगे, तो वो सर्कल इन तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, और ये जो डिस्टेंस है आर, इसको अपन बोलते हैं सर्कम रेडियस।
इस सर्कल का नाम है सर्कम सर्कल। आर इज कैपिटल आर इज सर्कम रेडियस एंड सेंटर को हमने बोला है सर्कम सेंटर। तो ओनली इतना ही है सर्कम सेंटर में। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर, ये नोट कर लो। पॉइंट नंबर 5, ऑर्थो सेंटर को हम कैपिटल एच से नोट कर रहे हैं। अगेन इतना स्टैंडर्ड नहीं है बट जनरली हम कैपिटल एस यूज करते हैं। मैंने पॉइंट नंबर 2 में स्टेटमेंट की जगह डायग्राम बनाया है जिससे कि अपन को ध्यान रखने में आसानी रहे। एक बार देखना, ऑर्थो सेंटर क्या है बाद में नोट कर लेना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, तो ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड्स जो होंगे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं भी डायग्राम बना दूंगा। पॉइंट नंबर बी अगेन प्रॉपर्टी भी है ऑर्थो सेंटर की और इसको फाइंड करने का मेथड भी है। हमने अभी जो डिस्कस किया तो जी जो था वो तो था पॉइंट सेंट्रोइड एंड पॉइंट ओ जो है ये है सर्कम सेंटर। तो एच जी एंड ओ यानी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, ये तीनों पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर होते हैं ट्रायंगल के लिए। और सेंट्रोइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को 2:1 रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है। प्रॉपर्टी के साथ साथ ये एच के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मेथड भी है, बिकॉज हमें जी और ओ को फाइंड करना तो ऑलरेडी आता है। जी और ओ फाइंड कर लिया तो पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट को हम अल्फा कॉमा बीटा ले लेंगे और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर सी, ये तुम्हें अभी प्रूव करना है, डायग्राम से प्रूव हो जाता है। तो मैं भी सोचना है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर एच है, जैसे अपन ने ये कोई ट्राइंगल लिया ट्राइंगल एबीसी और इसका ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करेंगे तो वो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। दिस पॉइंट इज एच। पॉइंट इज कि इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज एच देन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एच बी सी इज ए। ये अपन को डायग्राम से ही प्रूव करना है, कोई मैथमेटिकली प्रूव नहीं करना है। प्रूव करने के लिए मेथड क्या, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो एक बार देखो कि ये जो पॉइंट नंबर सी है ये कैसे प्रूव करेंगे, और जिसको समझ आए वो बताओ।
अपन को अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहले ट्राइंगल HBC सभी को दिख गया, ट्राइंगल HBC। ट्राइंगल HBC का अगर, अच्छा मैं ऐसा करता हूं, ये जो फुट ऑफ एल्टीट्यूड्स हैं इनको हम P, Q और R ये मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो ट्राइंगल HBC में वर्टेक्स H से पास करने वाला एल्टीट्यूड HP लाइन हो जाएगी। HP लाइन जो है वो इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड हो गया। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि वर्टेक्स C से पास करने वाला एल्टीट्यूड कौन सा है इस ट्राइंगल का? ट्राइंगल HBC का वर्टेक्स C से पास करने वाला एल्टीट्यूड कौन सा है? QC. QC। और लोगों को समझ आ गया QC? Yes, sir. इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है? A. A। ठीक है, तो ट्राइंगल HBC का ऑर्थो सेंटर जो है वो वर्टेक्स A हो जाएगा। ये यहाँ तक डायग्राम बना लो इसके बाद, क्योंकि अपन ने ऑर्थो सेंटर भी यहाँ बना लिया और ये वाला पॉइंट भी यहाँ कवर हो गया। तो ये अपने पांचों स्पेशल पॉइंट्स की जो थ्योरी है वो कंप्लीट है। बस एक कुछ एक जो नोट है वो मैं लिखवा देता हूँ। For equilateral triangle GIOH, ये जो चारों पॉइंट्स हैं I1, I2, I3 को नहीं लिया अपन ने, सेंट्रॉइड, इंसेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, दीज पॉइंट्स कंसाइड। दीज पॉइंट्स कंसाइड मतलब कि सारे के सारे पॉइंट्स सेम प्लेस पे आ गए।
फिगर तुम जिस तरह लिखोगे तो तुम्हें थोड़ा याद भी हो जाएगा, तो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे अपन ने पॉइंट्स को बोला कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जी, एच, आई और ओ, यानी कि सेंट्रॉइड, इंसेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ये वाले पॉइंट्स सारे के सारे सेम जगह पे आ जाते हैं। बट अगर ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मान लो ये वाली दोनों साइड लेंथ इक्वल है, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा साइड का, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये लाइन मीडियन भी होगी, और ये जो लाइन है वो एल्टीट्यूड भी है, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ हमने ली हुई है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से ऑर्थो सॉरी सरकम सेंटर लाइन पे लाई करेगा, मीडियन की वजह से सेंट्रोइड लाई कर जाएगा, इन एंगल बाइसेक्टर की वजह से इन सेंटर, और एल्टीट्यूड की वजह से ऑर्थो सेंटर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन पे लाई कर जाएंगे। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्केलर ट्राइंगल, कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल है तो उसमें एच, जी और ओ ये तो ऑलवेज कोलिनियर होते ही हैं, और हमने अभी जो ऑर्थो सेंटर वाले पॉइंट में लिखा था वो यही वाला पॉइंट है कि एच, जी, ओ, तो जी वाला पॉइंट एच और ओ को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। पॉइंट नंबर 4 कि जी और आई, इनमें जब हमने डिवीजन की बात की थी तो जी वाला जो पॉइंट है ये तो 2:1 रेशियो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, और ये बी प्लस सी इज टू ए रेशियो भी इंटरनल डिवाइड कर रहा है। तो जी और आई तो ऑलवेज ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेंगे, चाहे कैसे ट्राइंगल हो। लेकिन सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये ट्राइंगल पे डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे अगर अपन पहले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, तो अगर हमने सर्कल के डायमीटर को लेके कोई भी एक ट्राइंगल बनाया तो ये ट्राइंगल डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इस ट्राइंगल में सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्कल का सेंटर। सरकम सर्कल क्या, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करने वाला सर्कल। तो ये सर्कल इसका सरकम सर्कल हो गया, और इसका सेंटर इस डायमीटर का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर यानी कि इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर हो गया। अब हम इस सर्कल को हटा दें तो जो ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल एबीसी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ए बी इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, तो पॉइंट ओ हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट आ रहा है, यानी कि पॉइंट ओ राइट एंगल ट्राइंगल के केस में सरकम उस ट्राइंगल पे ही लाई करता है एक पॉइंट, और दूसरा वो है कौन सा पॉइंट, उसके हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। ऐसे ही अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करें, तो वर्टेक्स इस ट्राइंगल एबीसी में वर्टेक्स ए से पास करने वाला एल्टीट्यूड ए बी लाइन है, और वर्टेक्स सी से पास करने वाला एल्टीट्यूड सी बी लाइन है। ए बी लाइन भी एल्टीट्यूड है और सी बी लाइन भी एल्टीट्यूड है। तो ए बी और सी बी लाइन एक दूसरे को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट बी ही इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ एंड एच ये दोनों ट्राइंगल पर ही लाई करते हैं, और जिसमें से जो सरकम सेंटर है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, और जो ऑर्थो सेंटर है वो राइट एंगल्ड वर्टेक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने लिखा है कि अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो फॉर एग्जांपल
अगर हम इसी डायग्राम में चेंज करें कि ये एंगल अभी 90 है, इस एंगल को अगर 90 से इंक्रीज करेंगे तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐसे कुछ बना दिया ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। लेकिन हमने अभी सरकम सर्कल को सेम रखा है, इसका मतलब कि सरकम सेंटर भी सेम जगह पे ही आ जाएगा। तो इस ब्लू वाले ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर है वो इस ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर है वो ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। वैसे ही जो लास्ट में लिखा है अपन ने यहाँ पे, अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से बना दें तो अब ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो गया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्राइंगल के बाहर चला गया। तो पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 ये दोनों अपन ने डिस्कस कर लिए। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है, अभी अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बार इसको डिस्कस तो कर लेते हैं कि जब भी हम किसी भी ट्राइंगल के सर के ऑर्थो सेंटर का उसकी किसी भी एक साइड के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है वो उसके सरकम सर्कल पे ही लाई करेगा। अभी डायग्राम में मैंने बीसी साइड के अबाउट रिफ्लेक्शन लिया हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट एच डैश यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम मान लो इस वाली साइड के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको मैं एच डबल डैश बोल देता हूँ। तो इस तरह से किसी भी एक साइड के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो ऑलवेज उस ट्राइंगल के सरकम सर्कल पे ही लाई करेगा। तो ये थ्योरेटिकल आज सारे पॉइंट्स हो गए, अपन एक साथ सारे कवर कर लिए। तो एक बार देखो, सेंट्रॉइड में कुछ पूछना है किसी को? सेंट्रॉइड है क्या, बनता कैसे है, फाइंड कैसे करना है और प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद इन सेंटर एज वेल एज एक्स सेंटर्स, अगेन सेम चीजें कि अगर हमें बनाना है तो हमें कौन से एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन यूज करना है। सेकंड चीज कि कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का मेथड। थर्ड एंड फोर्थ इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में हमने कहा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड है, लेकिन इसको फाइंड करने का मेथड OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है, और इसमें प्रॉपर्टी भी OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है। दैट मींस कि सरकम सेंटर की ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है, उस डिस्टेंस को हम सरकम रेडियस बोलते हैं, और जो सर्कल बनेगा जो तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है इस सर्कल को हम सरकम सर्कल बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑर्थो सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड में फाइंड करने के लिए अब एक मेथड सिंस अपन ने इक्वेशन ऑफ लाइन भी पढ़ रखा है, तो एक मेथड तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं बताऊंगा, लेकिन एक और मेथड कि अगर हमें वर्टेक्स A, B और C के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन AP फाइंड कर सकते हैं। तो तुम लोग देखो इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन से कि वर्टेक्स A, B और C के कोऑर्डिनेट्स पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन AP कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो AP लाइन की इक्वेशन चाहिए। We can get the slope of BC and using that we'll get the slope of AP as well because it's perpendicular. बिल्कुल And ठीक then है, we can use the point slope form. ठीक है। तो अपन को B और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो BC का स्लोप आ जाएगा। उसके बाद AP लाइन इज परपेंडिकुलर टू BC लाइन, तो M1 M2 इक्वल्स टू -1 यूज करके हम AP लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे, और पॉइंट A जो है वो AP लाइन पे लाई कर ही रहा है, A के कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है, तो AP लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने एक एल्टीट्यूड AP फाइंड किया, बिल्कुल सेम मेथड से कोई दूसरा एल्टीट्यूड BQ फाइंड कर सकते हैं, और AP और BQ इन दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट विल बी ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो अपन इस तरह से भी ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड क्या कि अगर हम ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर अपन को पता है तो HGO का रेशियो यूज करके भी हम सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। और ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि अगर ABC ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर H है तो HBC ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स A हो जाएगा। ये अपन ने भी पॉइंट डिस्कस किए ही है, तो देखो कोई सा भी कोई पॉइंट किसी को पूछना है, कोई डाउट है तो
क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल ही है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तुम्हें ही को सॉल्व करना है, और टोटल अपने पास 6 मिनट्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें टाइम का भी ऑप्शन था ना, ये वाला है क्या? लेकिन सारे लोग कैलकुलेशन करके प्रॉपर आंसर बता, मतलब पहले अपनी नोटबुक में लिख लेना, उसके बाद डिस्कस करना। क्वेश्चन सिंपल है और मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ही दिया है कैलकुलेशन प्रॉपर करने के लिए, 6 मिनट्स। जिनके भी चारों आंसर्स आ जाएं 6 मिनट से पहले वो बता देना, या फिर चैट बॉक्स में लिख देना। सभी लोग टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया करो, एग्जाम के पॉइंट से टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे अपन एग्जाम में भी सॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सेंट्रोइड फाइंड कर लिया और मान लेते हैं इन सेंटर समझ नहीं आ रहा टाइम लगाने के बाद भी, तो इन सेंटर को छोड़ के फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ऐसा नहीं होता कि अपन एक क्वेश्चन में अटक के रह जाए। फाइव मिनट्स कंप्लीट हो गए। टाइम हो गया पर किसी ने आंसर नहीं दिया। अच्छा, अब तुम्हारे जो जो भी आंसर्स आए एक बार बताओ। सेंट्रोइड का आंसर क्या आया? 16/3, 4. 16/3, 4। सेंट्रोइड में किसी को कुछ भी पूछना है? x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। इन सेंटर का आंसर जिन लोगों ने फाइंड कर लिया बताओ। मुझे ये डाउट था कि इन सेंटर नहीं समझ आएगा, कोई नहीं, पर मैंने ये इसलिए बोला था कि अगर इन सेंटर समझ नहीं आ रहा तो हम सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर किसी ने भी पहले इन सेंटर फाइंड किया है, चाहे जो भी आंसर है, एक बार बताओ अगर किसी का भी कुछ आंसर आया। कोई बात 16/3, 9/2. अभी अपन चेक करेंगे सारे आंसर्स को। ओके, नाउ सर्कम सेंटर बोलो। नहीं, और फिर तो ऑर्थो सेंटर भी फाइंड नहीं किया होगा, क्योंकि सर्कम सेंटर रिक्वायर्ड है ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए। अब देखो इसमें अगर हम ऑब्जर्वेशन लें तो ये क्वेश्चंस लेस देन 6 मिनट्स में हो जाता है। कैसे? तुमने क्या है कि प्रॉपर मेथड से भी लगाए होंगे, बट सबसे पहले हम सेंट्रोइड का तो एक बार प्रॉपर लिख लेते हैं जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, कि सेंट्रोइड 8 + 0 + 8 अपॉन 3 और 0 + 6 + 6 अपॉन 3। ठीक है, ये तो सभी ने हार्डली 30 सेकंड में सॉल्व कर लिया होगा। इन सेंटर के लिए हमने जो भी मेथड डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हमें पहले सारी की सारी साइड लेंथ्स फाइंड करनी होंगी। हम बोल रहे हैं वर्टेक्स ए इज 8,0, वर्टेक्स बी इज 0,6 एंड वर्टेक्स सी इज 8,6। तो हमें तीनों साइड लेंथ ए बी बी सी और सी ए लिखनी है। बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट हो गया। ठीक है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट हो गया, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस 8² + 6², 64, 10 यूनिट हो गया। यहां तक की बात सबको समझ आ गई? Yes, अब sir. बोला कि इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? ax1 + bx2 + cx3। इसका मतलब कि a का मतलब इसके अपोजिट जो साइड लेंथ है, तो इस नंबर को हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ax1 हो जाएगा 8 × 8 प्लस bx2 हो जाएगा 6 × 0 प्लस cx3 हो जाएगा 10 × 8 अपॉन 8 + 6 + 10। देखना एक्स कोऑर्डिनेट समझ आ गया क्या? Yes. अब ऐसा करो, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, जो तुम्हें लिखना है वो लिखो, और y कोऑर्डिनेट अब खुद से लिखो और अगेन करो कैलकुलेशन, सिंपलीफाई करो क्या आंसर आ रहा है। y कोऑर्डिनेट लिखो खुद से, बिकॉज जब अपन खुद से सॉल्व करेंगे तभी अपन को ज्यादा समझ आता है। कौन से नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है ये तुम्हें देखना है।
फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है ये बताना है। Four. x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट No, sir. Y coordinate. Y coordinate. I got coordinate. coordinates. ओके, और x कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है ये 64 प्लस 80 144 6 बन रहा है, और मल्टीप्लाई करने करेंगे 8 इंटू 0 को, फिर 6 इंटू 6 को, और फिर 10 इंटू 6। ये अपने इन सेंटर फाइंड कर लिया। अब मैंने कहा था कि कैलकुलेशन वाइज हम टाइम कैसे बचा सकते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो साइड लाइंस जो है वो 8 6 6 8 और 10 आ रही है। इसका मतलब कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना हुआ है 6 8 10, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 के आंसर्स फाइंड करना बहुत ही सिंपल हो गया। क्योंकि अच्छा पहले राइट एंगल ट्राइंगल है तो बताना कि इसका राइट एंगल वर्टेक्स ए होगा, बी होगा या सी होगा। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग राइट एंगल वर्टेक्स ए, बी और सी में से क्या होगा? C. C. क्योंकि ये जो 10 लेंथ है, जो ग्रेटेस्ट लेंथ है, वो ए बी की आ रही है। इसका मतलब कि ए बी इसका हाइपोटेनस हो गया। तो ऑर्थो सेंटर तो सी वाला पॉइंट हो जाएगा, और सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स 8,6 हैं। और सरकम सेंटर ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। ए बी का जो मिड पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट 4,3 आ रहा है। 4,3. तो देखना यहाँ पे हमारा टाइम बच जाएगा अगर हमने ये ऑब्जर्वेशन ले लिया कि दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान ना दें, जो नंबर्स आ रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व करें। और इस तरह की सिचुएशन में काफी हेल्पफुल है। अदरवाइज जो इसका प्रॉपर मेथड है उससे तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन एक और कराऊंगा जिसमें अपन को प्रॉपर मेथड लगाना ही होगा अगर ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल है तो। बट अभी देखो कि हमने सेंट्रॉइड, इंसेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर ये चारों फाइंड किए। कोई भी डाउट किसी को? Next question.
क्वेश्चन नोट कर लिया तुमने? अब देखो इसमें एक मेथड तो ये होगा कि हम पहले वर्टिसेस ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। अगर अपन ने ए बी सी तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए तो हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी तुम लोग सॉल्व मत करना, एक बार समझो इस चीज को कि मेथड 1 कि हम वर्टिसेस ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें और फिर ये तीनों क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वर्टिसेस ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज अपन को ए बी और सी के 6 मतलब 3 वर्टेक्स मतलब कि 6 वेरिएबल हो गए, तो 6 इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। वो बात अलग है, इक्वेशन सिंपल सी बनती है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बिना ए बी और सी वर्टेक्स फाइंड किए भी सॉल्व कर सकते हैं। तीनों वर्टिसेस फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? बिना ए बी और सी वर्टिसेस को फाइंड किए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। intersection of medians. Intersection of medians. Sir, I have a doubt. Will PQR centroid be the centroid of ABC also? बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या क्या होती है एक बार देखना बोर्ड पे सारे लोग। जैसे ये वाली प्रॉपर्टीज तुमको ऑलरेडी 10th क्लास में पता होंगी कि अगर हम ये मिड पॉइंट्स हैं सारे के सारे, इनको ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाया है, तो लाइन क्यू आर इज पैरेलल टू लाइन बीसी, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन सी ए, नहीं लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन ए बी, एंड लाइन पी आर इज पैरेलल टू लाइन ए सी। उसके अलावा लेंथ ऑफ BC is double of length of QR since mid points है, ठीक है? तो ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ का डबल ये पूरी लेंथ हो जाएगी। इनफैक्ट ये जो चारों ट्राइंगल्स हैं, ये चारों की चारों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। इस वाले इसकी लेंथ इसका डबल हो जाएगी, इसकी लेंथ इसका डबल, नहीं इसका डबल इसकी लेंथ हो जाएगी और इसका डबल इसकी लेंथ हो जाएगी, इस तरह से। नेक्स्ट चीज कि जो ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड है और जो ट्राइंगल पीक्यूआर का सेंट्रॉइड है वो सेम जगह पे आता है। फर्दर नेक्स्ट ट्राइंगल एबीसी की जो मीडियंस है और ट्राइंगल पीक्यूआर की मीडियंस वो भी सेम लाइंस आती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स की हेल्प से हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मतलब उनको ट्राइंगल पीक्यूआर का ही सेंट्रॉइड फाइंड करना है। जो जो पॉइंट तुम्हें इसमें से नहीं पता है वो इसके सॉल्यूशन में नोट कर लेना। लेंथ जो है वो इस तरह से डबल डबल हो जाएगी, पैरेलल साइड वाली लेंथ सारी की सारी। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर के सेंट्रॉइड और मिड पॉइंट्स, सॉरी सेंट्रॉइड और मीडियंस सेम आते हैं। ये नोट करके फर्स्ट पॉइंट का आंसर तो तुमने लिख ही लिया होगा। तो हम डायरेक्टली पीक्यूआर ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो कि आ रहा है 2/3 x कोऑर्डिनेट और 5 + 3 8 - 2 6/3 2, तो सेंट्रॉइड 2/3 है। अब बताओ सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा, सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे बिना ए बी सी पॉइंट्स को फाइंड किए? हमें लाइन बीसी की इक्वेशन चाहिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो बीसी लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग पी पॉइंट से पास कर रही है,
और BC लाइन इज पैरेलल टू QR लाइन, एंड Q और R दोनों के कोऑर्डिनेट्स अपन को पता है, तो QR लाइन का स्लोप यूज करके तो BC लाइन का स्लोप मिल जाएगा, और BC लाइन पॉइंट P से पास कर रही है, तो BC लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। देखो मेथड समझ आ गया क्या? और इक्वेशन फाइंड करके आंसर बताओ। पहले तो हम स्लोप ऑफ QR फाइंड कर लेंगे। QR y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। और BC लाइन जो है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 3। सर आई थिंक P, Q और R इसमें गलत मार्क किए हैं बिकॉज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो वो लाई करेगा ना उस पे। अच्छा, ठीक है, Q मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो हमें Q यहाँ लेना चाहिए और फिर ये चेंज करना पड़ेगा। चलो कैसे ही कर लो, अगर अपन क्वेश्चन को यही रख रहे हैं तो यहाँ पे Q आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। तो इन दिस केस ये तो अभी भी ठीक है, बट PQ is now parallel to AC and PR is now parallel to AB. Well, isn't Q midpoint of BC, not AB? अच्छा तो अभी भी BC का ओके, मतलब चलो ये जो प्रॉपर्टी है ये तो अपन ने उस ट्रायंगल के लिए डिस्कस कर ली। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर जो पॉइंट्स हैं उनको अगर मार्क करें तो ये होगा, अभी जो डायग्राम में दिया है ये क्या होगा विवेक जी? कहां चला गया सारा? क्या भाई? पता ही नहीं कुछ, चलो कोई नहीं, रहने दो, छोड़ो फिर। एक बार अभी जो ट्रायंगल अपन ने लिया था उसमें हमने बोला था कि AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q लिया था और CR का मिड पॉइंट R लिया था। तो तुम लोग एक बार बताना P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिखे थे अभी? 2,3 2, 3। Q पॉइंट -4,5 एंड R 4, -2। ठीक। तो अपन से क्वेश्चन एक तो BC लाइन की इक्वेशन पूछी है, तो BC लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप ऑफ PR यूज कर लेंगे। स्लोप ऑफ PR हो जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1, और ये पॉइंट passes through Q। तो लाइन की इक्वेशन y minus y1 equals to m times x minus x1, इस तरह से हो जाएगी। और ये हो गया -4,5, यानी कि
तो देखो ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, और थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए लेंथ ऑफ ए बी पूछा है, तो लेंथ ऑफ ए बी विल बी डबल ऑफ लेंथ ऑफ इन दिस केस ए बी टू क्यू आर। और क्यू आर की लेंथ 4 माइनस 4 8 64 और 5 प्लस 2 49। तो ये ए बी साइड की लेंथ हो जाएगी। तो हमने वर्टिसेस को फाइंड नहीं किया है और तीनों क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गए। वर्टिसेस को अगर अपन फाइंड करते तो है तो क्वेश्चन समझने में सिंपल, लेकिन बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती। एक बार देखना तुम सभी लोगों को क्लियर है क्या कि वर्टेक्स ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कैसे करेंगे? तो भी बताओ कैसे करेंगे? वर्टिसेस ए बी और सी को फाइंड करने के लिए हम इसको x1 y1 अगर मान लो रिक्वायर्ड ही होता कि फाइंड वर्टेक्स ए एंड इस तरह से कुछ, इसको x2 y2 एंड दिस पॉइंट इज x3 y3। तो मिड पॉइंट की हेल्प से x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये a और b का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसे हम 2, 3 से इक्वल करते, So I तो think in the equation you've written it should be -10. -10 आ रहा है क्या? Yes. हाँ ओके। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट से इक्वेशन नंबर 1, y कोऑर्डिनेट से इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने एक मिड पॉइंट का यूज किया है, ऐसे ही दो मिड पॉइंट का दो और मिड पॉइंट का यूज करेंगे तो टोटल 6 इक्वेशंस बन जाएंगी। इन 6 इक्वेशन से अपन x1 x2 y1 y2 x3 और x जो भी 6 वेरिएबल्स हैं उन 6 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इक्वेशंस जो है वो सिंपल बनती हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हो जाएगा x2 plus x3 is equal to -8 and x3 plus x1 equals to 8। ठीक है, अब तुम मुझे बताना कि इन इक्वेशंस को सिंपली क्विकली सॉल्व करने का मेथड क्या है। इनसे अपन को x1 x2 और x3 चाहिए, क्या करेंगे? कम से कम टाइम में, या तुम लोग चलो फाइंड करो x1 x2 x3 क्या आएगा, जल्दी से बताओ। किसी ने फाइंड किया x1 क्या आया? So 10. x1 की वैल्यू 10। ओके ठीक है, तो यहाँ पे सबसे और तुमने मेथड क्या लिया? So I just subtracted the second equation from the first one. So say x1 minus x3 came as 12. सही है, देखो मेथड तो सही है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं जो थोड़ा सिंपल रहेगा कि इन तीनों को ऐड किया तो डायरेक्टली हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 2 मिल गई। इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट साइड में 4 आ जाएगा। तो हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें x2 प्लस x3 ऑलरेडी पता है, तो x1 की वैल्यू 10 आ गई। x1 प्लस x2 ऑलरेडी पता है, तो x2 की x3 की वैल्यू -2 आ जाएगी। और ऐसे ही यहाँ से x2 सॉरी यहाँ से x3 की वैल्यू और यहाँ से x2 की जो वैल्यू है वो -6 आ जाएगी। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशंस हैं कि सब में कोफिशिएंट सेम है, तो हम बजाय एलिमिनेशन वाला मेथड डायरेक्टली यूज करने के तीनों को ऐड करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 मिल गया, और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके जो भी मिसिंग है वो वैल्यू आ जाएगी। चलो जो भी है कैलकुलेशन तो अपन इस तरह से कर लेंगे, बट पॉइंट इज कि हम इन दिस केस प्रॉपर्टी का यूज करके बिना वर्टिसेस को फाइंड किए भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं।
ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें सर्कमसेंटर चाहिए ट्राइंगल एबीसी का। तो हमने जो मेथड डिस्कस किया था वो ये था, OA इक्वल टू OB से x और y में इक्वेशन नंबर 1 एंड OB इक्वल टू OC से x और y में इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी तुम क्वेश्चन नोट कर लो और मैंने मेथड बता ही दिया है। अब कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। मैं अगेन टाइम शुरू कर रहा हूँ। I think 2 minutes would be sufficient for this question. क्या, चलो 3 मिनट लिए अपन ने, बट कैलकुलेशन प्रॉपर करो। थ्री मिनट्स में कंप्लीट करना है। पहले अगर किसी का आंसर आ गया तो बता देना। तो सर्कम सेंटर को फाइंड करने के लिए तो हम सर्कम सेंटर को x, y लेके OA इक्वल टू OB से एक और OB इक्वल टू OC से सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए हम पहले सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे। सेंट्रॉइड जो है वो इन दिस केस 5 + 3 8 + 1 9 -6 -4 -10 + 2 -8 इस तरह से आ जाएगा। और फिर हम देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या? Yes. तो ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का मेथड 1 ये हो गया। अब ऐसा लगा होगा ये तो सिंपल है, लेकिन सिंपल तो है लेकिन लेंथी बहुत है। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ ऑर्थो सेंटर पूछा होता तो पहले हमें सर्कम सेंटर की जो पहले हमने कैलकुलेशन की थी वो पूरी कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद ये वाली कैलकुलेशन करेंगे। सेंटर फाइंड करने के बाद प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर को फाइंड करना ये थोड़ा सा लेंथी है और इस मेथड में अपने पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरा मेथड लगाएं, दूसरा मेथड क्या, वो भी डिपेंड करता है डेटा पे, वो कई बार लेंथी भी हो सकता है। मेथड 2 क्या, कि हम जो एल्टीट्यूड्स हैं उनमें से कोई से भी दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस को फाइंड कर लें। अरे मैंने पॉइंट वापस से हटा दिए। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलना क्या क्या थे। ए वाला पॉइंट क्या था? ऑडियो प्रॉपर नहीं आया। 1,2 1,2 पॉइंट बी 3, 3, -4 एंड पॉइंट सी 5, -6 तो हम एल्टीट्यूड की इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। एल्टीट्यूड में कोई से भी दो एल्टीट्यूड फाइंड कर लो। तो तुम लोग करो एल्टीट्यूड एपी की इक्वेशन फाइंड।
So y is equal to x plus 1. नहीं, स्लोप ऑफ एपी जो है वो +1 हो जाएगा ना। अच्छा, +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1। फुल एल्टीट्यूड ऑफ बी क्यू की बात कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्यू ले लिया, तो स्लोप बी क्यू के लिए पहले हम ए सी का स्लोप फाइंड करेंगे। So y is equal to बोलो। 3 -4 से पास कर रहा है तो बी क्यू लाइन 3 -4 से पास कर रहा है। 2y is equal to x minus 11. हाँ, ये मैंने गलत लिखा है ना, 2y इक्वल टू आएगा x माइनस 2y इक्वल टू 3 And और अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि ऑर्थो सेंटर होगा वो फाइंड कर लेंगे। तो y की वैल्यू या कैसे कर लो, x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल टू 11, माइनस x इक्वल टू 11 प्लस 2 13। यहाँ से पुट किया तो माइनस, तो अगर हमें ओनली ऑर्थो सेंटर फाइंड करने को बोला है तो इस वाले मेथड को अपन प्रेफर कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाला मेथड है उसके कंपैरिजन में अपन से 30 सेकंड्स बचा सकते हैं। लास्ट वाले केस में हमने क्या किया, पहले सरकम सेंटर फाइंड किया, उसके बाद सेंट्रॉइड फाइंड किया, उसके बाद सेक्शन फार्मूला यूज करके ऑर्थो सेंटर फाइंड किया। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले दोनों एल्टीट्यूड की इक्वेशंस फाइंड की, फिर उनको सॉल्व किया और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं और दो मीडियंस की इक्वेशंस बता रखी हैं। हमें बीसी साइड की इक्वेशन चाहिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर किसी को मेथड समझ आ रहा है तो बताना क्या मेथड लगाएंगे।
तो अगर अपन को किसी मेथड से B और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो हम लाइन BC की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। B और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए अपन क्या करेंगे, एक बार बोर्ड पर देखो अभी कि B वाला पॉइंट डायग्राम के अकॉर्डिंग BP लाइन पे लाई कर रहा है और BP लाइन क्वेश्चन ने बोला है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। तो हम पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को a, 0 टाइप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो पॉइंट C है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग y इक्वल टू x पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को हम b, b इस वाली फॉर्म में ले सकते हैं। तो स्टेप 1 तो क्या हुआ कि हमने B पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ A और C पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ B ले लिया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि सिंस दीज लाइंस आर मीडियंस तो Q और P जो है वो रेस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि B और A का मिड पॉइंट Q है, दैट मींस B के कोऑर्डिनेट A प्लस 1/2 0 प्लस 2/2, ये अब Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए एंड Q लाइज y इक्वल टू x। तो इस वाले पॉइंट को y इक्वल टू x पे लाई कराया तो ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू a प्लस 1/2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स 1,0 आ गए, ठीक है। बिल्कुल सेम मेथड का यूज करके ये नोट कर लो पहले, सेम मेथड का यूज करके पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आ रहे हैं। तुम लोग कैलकुलेशन करो, मतलब मैं देख रहा हूँ या तो कैलकुलेशन में तुम लोगों को टाइम लग रहा है, अगर टाइम लग रहा है तो फिर कैलकुलेशन की ज्यादा प्रैक्टिस करो, या फिर हो सकता है कुछ लोग कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे। एग्जाम में ऐसा मत सोचो कि हमें कैलकुलेशन करना तो आता है, एग्जाम में कर लेंगे। अगर हम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम में भी फिर क्विकली नहीं कर पाते हैं, इसलिए मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं, आते हुए क्वेश्चंस नहीं होते। फिर बिल्कुल सेम मेथड का यूज करके हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स b, b फाइंड करने हैं। -2, -2, यहाँ पे ये बड़ा सिंपल था कैलकुलेशन, बिकॉज इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट b प्लस 2/2 बन रहा है और ये y इक्वल टू 0 लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसको 0 किया तो b की वैल्यू -2 आ गई। तो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वैसे x कोऑर्डिनेट को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लिख लेते हैं, और दिस लाइज ऑन y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ BC, B वाला पॉइंट पता है, C वाला पॉइंट पता है, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। ये नंबर क्या आ गया, प्लस का 2/3। तो 2x minus 3y equals to 2 रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। तो ये अपना स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्राइंगल वाला केस कंप्लीट है। अब जैसे होमवर्क में अपन ने ये बताना, स्ट्रेट लाइन की जो शीट है उसमें अभी तक क्या क्या होमवर्क दिया है, क्या क्या डिस्कस कर लिया, कुछ बताओ मुझे। एक चैप्टर में कुछ दिया था क्या पहले, या एक्सरसाइज बने में कुछ दिया था क्या? बुकलेट से दिया था। हाँ, बुकलेट में बताओ कौन कौन से इन चैप्टर दे दिए या कौन कौन से क्वेश्चन दे दिए एक्सरसाइज बन के। किसी के पास नोटेड है? सर एक्सरसाइज 1A में अप टू क्वेश्चन नंबर 50 दिया था।
अप टू क्वेश्चन नंबर 50 दिया था। तो अभी आज किसी ने डिस्कस तो कुछ किया ही नहीं, तुम लोगों से सारे क्वेश्चन हो गए, तुमने होमवर्क ही नहीं किया। सारे नहीं हुए अभी तक। अटेम्प्ट नहीं किए पूरे, ऐसा? जैसे मैंने अभी तक किया। ओके, एक बार मैं इसमें से देख के होमवर्क चलो अभी के लिए तो ये होमवर्क ही रखो कि 1 टू, इसमें कोई स्पेशल वन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वन टू 50 तक का ही अभी हम होमवर्क रख रहे हैं एक्सरसाइज 1A में, बट ये वाला होमवर्क हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो होमवर्क कंप्लीट सॉल्व कर लेना। Yes, sir. Okay. ठीक है, मैं कोई और एडिशनल होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। जिनके पास टाइम है वो इन चैप्टर एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं या एक्सरसाइज 1B में सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले हम एक्सरसाइज 1A डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास अपन यहाँ तक रखते हैं। किसको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है? नहीं? ओके, चलो बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, बस sir. thank you sir.